हाँ जी। तो आप सभी ने गौतम गंभीर का इंटरव्यू तो देख लिया होगा, बट उस पे जो केओस क्रिएट किया जा रहा है, जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं और जितने लोगों के चैनल पे जो कंट्रोवर्सी बन रही थी, जो पक रही थी, वो जिस तरीके से गौतम गंभीर ने बंद किया है विराट कोहली को लेके, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज के मेन टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, और सबसे पहले हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या क्यों वाइस कैप्टन नहीं बने और क्या रीजंस दिए गए। तो गौतम गंभीर और अरिजीत अगरकर ने सीधे सीधे ये बोला है, दोनों सेम पेज पे थे, कि हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और अब एज अ कोच वो ये नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या के भरोसे वो गेम प्लान तैयार करे और एंड मोमेंट पे उनकी अवेलेबिलिटी ना हो और उस वजह से चीज़ों को चेंज करना पड़े। और ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन भी है कि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ डेडिकेटेडली T20 फॉर्मेट का कैप्टन बनाया, T20 के प्लेयर बना दिया है। और हमने लास्ट ओडीआई में देखा था, जब उनका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुआ था, उस पर मैं हमेशा से बात कर रहा था कि सूर्य कुमार यादव इस टीम में फिट नहीं होते, और सूर्य कुमार यादव से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फेयर चांसेस मिले भी नहीं है, उनको उस तरीके से बिल्ड भी नहीं किया गया, ना उन्हें उस तरीके से ग्रूम किया गया है जो उनसे डिमांड हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के, जो क्लैरिटी सूर्य कुमार यादव को लेके आई है। और हार्दिक पांड्या को लेके देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये चीज, इसको अगर हम मॉरली ले तो ऑब्वियसली ये चीज़ गलत है। हार्दिक पांड्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, मतलब पर्सनल लाइफ में भी, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ये टाइम ही बहुत गलत चल रहा है उनका, उनके लिए बहुत कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो अगर मॉरली और ऐसा एथिकली हम बात करें तो फिर हार्दिक पांड्या के साथ डेफिनेटली गलत हो रहा है। बट अगर प्रोफेशनली बात करें, इसको एक प्रोफेशनल एंगल से देखें, एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखें और इंडिया के लिए देखें, तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी और फिटनेस को लेकर हमेशा से सवाल रहे। और एक प्लेयर का इस तरीके से खेलना कि जब मन करे तब वो सीरीज खेल रहे, जब मन ना करे तो वो नहीं खेल रहे। टेस्ट मैच हार्दिक पांड्या खेलते नहीं, वनडे में उनका ज़्यादा मन है नहीं, और T20 में खेलते और T20 में बहुत बेटर परफॉर्म करते। और हार्दिक पांड्या हमें ओडीआई में भी चाहिए। हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से टीम में इन्वॉल्वमेंट एक बैलेंस देता हमारी टीम को, वो डेफिनेटली हमें चाहिए। तो आगे क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, बट हार्दिक पांड्या इस फेज से निकले, इस पूरे जो उनके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के आसपास चल रहा है उससे एक बार निकल जाए। और कुछ भी गारंटी नहीं है, ये तो पहले ही गौतम गंभीर और अजित अगरकर ने बोल दिया। तो उस बिहाफ पे हार्दिक पांड्या की आगे क्या सिचुएशन होगी वो चेंज भी हो सकती है, वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं, कैप्टन भी बन सकते हैं, वी नेवर नो। बट अगर वो अपने फिटनेस पे काम करे, अपने अवेलेबिलिटी पे काम करे और थोड़ा सा अपने आप को प्रोफेशनली और ग्रूम करे, तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या एक बेटर ऑप्शन है कैप्टन के लिए भी, और एज अ प्लेयर तो डेफिनेटली उसमें डाउट ही नहीं है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज को टीम में क्यों नहीं लिया गया। अब इस क्वेश्चन का जो रीजन दिया गया वो बहुत फिशी है, आंसर जो मिले वो क्लियर नहीं थे, और किसी भी रिपोर्टर ने इसको सही तरीके से शायद पिच भी नहीं किया। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज जो कि जिम्बाब्वे में अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, उनको T20 में जगह नहीं मिली। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऋतुराज को सबसे पहले क्या क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि ऋतुराज नंबर 3 खेलेंगे, ओपनिंग खेलेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। ऋतुराज को अभी तक तो यही क्लैरिटी नहीं है। कल को ऋतुराज भी उठ के किसी पॉडकास्ट में जाए और कुछ बोलने लग जाए तो हम उसको भी गलत तो नहीं बोल सकते। हमारे सेलेक्टर्स को, प्लेयर्स को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में भी खेल रहे हैं, नंबर 3 भी खेल रहे, मिडिल ऑर्डर भी खेल रहे, उस बंदे की जगह कहां बनेगी वो भी नहीं पता है। और एक सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के बाद टीम में जगह ना बनना, एकदम उस सीरीज को लग के दूसरी सीरीज स्टार्ट हुई है और टीम में उनका जगह ना बनना। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की ए टीम अलग है और बी टीम के सारे प्लेयर वापस आ गए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ऋतुराज को क्लैरिटी दी गई है, वो नंबर 3 खेलेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर खेलेंगे या फिर ओपनिंग करेंगे, वो दी गई है, किसी ने उनको बताया। और अभिषेक शर्मा को क्या क्लैरिटी मिली है, शुभमन गिल की कैप्टनसी में कैसे वो नंबर 3 पे शिफ्ट हुआ, जबकि वो एक ओपनिंग बैट्समैन है, उसने हमेशा से ओपनिंग की, उसे ओपनिंग करना पसंद है, उसको नंबर 3 पे कैसे शिफ्ट किया गया। सेलेक्टर्स वहां पे क्या क्लैरिटी दे रहे हो, और एक अच्छा सीरीज निकलने के बाद अभिषेक शर्मा भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये तो जो पैरामीटर हमारे यंगस्टर्स के लिए मतलब उनके सामने पड़ रहा है, और जिस तरीके से हमारे एक्स क्रिकेटर आके बात कर रहे हैं, तो हमारे यंगस्टर्स को ऐसा नहीं लगेगा शायद उनके साथ भी यही हो रहा है। और जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं, इसमें बहुत लाजमी है कि किसी को ये चीज़ लग सकती है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, या फिर वो सेलेक्टर्स के लाइकिंग्स में नहीं आते, गुड बुक्स में नहीं आते, या फिर उन्हें वो पसंद नहीं करते। शमी ने भी एक इंटरव्यू दे दिया सेम बंदे को, जहाँ पे अमित मिश्रा ने इंटरव्यू दिया था। शमी ने ये चीज़ बोला
कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे ले लो, अगर आपको अच्छा दिखने वाला चाहिए तो किसी मॉडल को उठा लो, अगर परफॉर्मेंस की बात है तो मेरे हाथ में बॉल दो, मुझे ग्राउंड दो, मैं परफॉर्म करके दूंगा। तो बाकी प्लेयर्स भी इस तरीके से सोचेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ना बनना। और हर किसी का ये कहना, और श्रीकांत सर ने भी एक चीज बोल दी थी कि हर किसी का ज़ोडिएक साइन शुभमन गिल की तरह स्ट्रांग नहीं होता, तो ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाने पड़ेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि एक अच्छा सीरीज देने के बाद, उस सीरीज में बेस्ट परफॉर्मर होने के बाद फिर भी टीम में जगह ना बनना। और इस बार जो सिलेक्शन हुआ उसमें गौतम गंभीर को जितना बैकलैश मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें तो बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है। जैसे शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना, शुभमन गिल को कैप्टनसी के लिए ग्रूम करना, ये तो बीसीसीआई का डिसीजन है। संजू सैमसन को ना खिलाना क्योंकि संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही। केएल राहुल का वापस आना, श्रेयस अय्यर का वापस आना, अब संजू सैमसन को कहाँ फिट करेंगे। बट एक और क्वेश्चन जो किसी ने नहीं पूछा कि रियान पराग की दोनों टीम में कैसे जगह बन रही है, जबकि उसने परफॉर्म भी नहीं किया। और अगर कोई ये कहता है कि वो डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहा है, तो अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ये लोग तो काफी टाइम से टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनली अच्छा कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रोहित और विराट को लेके कि ये कब तक खेलेंगे और 2027 के वर्ल्ड कप में इन्हें देखते कि नहीं देखते। अब ये बहुत स्टूपिडिटी है। पहली बात तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए था। हमारी टीम इंडिया के आगे अभी सबसे पहले जो उनका फोकस होना चाहिए वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। वहां पे 2027 के वर्ल्ड कप को लेके, 2026 के वर्ल्ड कप को लेके बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे टीम इंडिया का फोकस है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी है, तो वहां पे तो डेफिनेटली ये दोनों खेल रहे हैं, तो ये सारी बातें होनी ही नहीं चाहिए। अब ये बातें अगर हो भी रही हैं तो उस पर कोई क्या ही जवाब दे सकता है। वो इतना ही बोल सकता है ना कि देखते अगर वो अवेलेबल होंगे, उनकी फिटनेस अच्छी होगी, उनका फॉर्म अच्छा होगा, तो क्यों नहीं वो खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते। तो सेम जवाब गौतम गंभीर ने दे दिया। अब इसके मायने ज्यादा नहीं निकल सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कंफर्म स्पॉट है, वो 2027 खेलेंगे ही खेलेंगे, बट इग्नोर भी नहीं करेंगे। अगर फॉर्म, फिटनेस सब कुछ अलाइन होता है तो डेफिनेटली खेलेंगे, ये इंडिकेशन दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया सपोर्ट स्टाफ को लेके। अब बीसीसीआई जिस तरीके का सस्पेंस क्रिएट करता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, टीम सिलेक्शन को लेके, कैप्टनसी को लेके और सपोर्ट स्टाफ को लेके, ये बॉलीवुड से भी अच्छा है। मतलब कुछ भी टाइम से क्लियर नहीं बताना, हर कुछ करेंगे पर बताएंगे नहीं। बॉलीवुड में इतना तगड़ा सस्पेंस नहीं होता जितना बीसीसीआई वाले क्रिएट कर रहे हैं। अब गौतम गंभीर के स्टाफ में कुछ नाम तो फेवरेबली वही होने वाले हैं, अभिषेक नायर, टी दिलीप और रायन टेन डेस्कॉते करके कुछ नाम है, वो बंदा होने वाला है। और मॉर्ने मॉर्कल का काफी नाम आ रहा है कि बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल होने वाले हैं। तो लेट्स सी, श्रीलंका टूर के बाद बोला है कि श्रीलंका टूर के बाद बता देंगे। और किसी ने भी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक क्वेश्चन भी नहीं किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ दिलीप ट्रॉफी को लेके। दिलीप ट्रॉफी को लेके जो क्लैरिटी गौतम गंभीर और अजित अगरकर दोनों ने दिखाई है, अब इस पे ऑफिशियली शायद न्यूज आ चुकी थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये 3 प्लेयर है जिन पे बीसीसीआई थोड़ी लीनियंसी दिखाएगी और इनको दिलीप ट्रॉफी खेलने की जरूरत नहीं है। बट अदर देन दैट, जो भी प्लेयर नेशनल ड्यूटी पे नहीं है वो जाके ये टूर्नामेंट्स खेलेंगे और इनके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उनका सिलेक्शन होगा। तो जो मैं पिछले वीडियो में ईशान किशन को लेके बोल रहा था कि उसको अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं, अपना सर नीचे करे, जाए डोमेस्टिक खेले, वहां परफॉर्म करे, फिर आके आईपीएल में परफॉर्म करे और फिर इंडिया को बोलने दे उसके लिए, तो उसको यही करने की जरूरत है। और बाकी प्लेयर्स को भी जो भी टीम में आना चाहते हैं, ये काइंड ऑफ फेयर भी है। हमारे डोमेस्टिक में भी एक कंपटीशन बनेगा, एक अच्छे लेवल का, एक स्टैंडर्ड लेवल का कंपटीशन रहेगा और अच्छे प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स के साथ रह के वो ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेफिनेटली एक हेल्दी कंपटीशन हमारे डोमेस्टिक में भी आएगा, क्वालिटी हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली ये अच्छा मूव है। और शमी को लेके जब क्वेश्चन हुआ तो शमी को लेके अजीत अगरकर ने यही बोला कि एनसीए का जो अभी तक रिपोर्ट आया है उसके बिहाफ पे वो काफ़ी अच्छी रिकवरी कर रहे हैं और होपफुली बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच तक वो शायद प्रिपेयर हो जाए। और रविंद्र जडेजा को भी लेके क्वेश्चन हुआ था, तो रविंद्र जडेजा को लेके अजीत अगरकर ने यही मैसेज दिया कि अभी उनको टीम में जगह नहीं मिली है, बट उनको हम टेस्ट मैच के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके का सिनेरियो हो रहा है कि रविंद्र जडेजा की शायद ओडीआई में भी उतनी जगह ना बने, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि रविंद्र जडेजा के होते हुए उनका रिप्लेसमेंट उनके सामने खेल रहा था। और रविंद्र जडेजा अगर अपने फॉर्म को वापस पाते और बेटर परफॉर्म करते तो होपफुली ओडीआई में भी उनके चांसेस बने। बट अब जो सिनेरियो दिख रहा है, जो चीज़ें इंडिकेट हो रही है,
उसके बिहाफ पे तो यही लग रहा है कि रविंद्र जडेजा को हम टेस्ट मैच ही खेलते हुए देखेंगे। अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे जो कि पूछे जाने चाहिए थे बट हमारे किसी भी जर्नलिस्ट ने पूछा नहीं। यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में क्यों जगह नहीं मिली जबकि शुभमन गिल उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे। यशस्वी जायसवाल को हमने देखा है कि टेस्ट मैच में बेटर परफॉर्म किया, T20 में वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे, अब ओडीआई में वो कैसे जगह नहीं मिली। अब ओडीआई में विराट कोहली के होते हुए शुभमन गिल नंबर 3 तो नहीं खेल सकते और शुभमन गिल को खिलाने के चक्कर में हमारा एक क्वालिटी बैट्समैन बाहर बैठा, तो इसके बारे में किसी ने भी क्यों नहीं पूछा। यशस्वी जायसवाल को ओडीआई टीम में क्यों जगह नहीं मिली जबकि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, तो ओडीआई में चांसेस क्यों नहीं दिए जा रहे। और कब यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में चांसेस मिलेंगे, जब हम शुभमन गिल की कैप्टनसी में T20 में जहां पे अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल दोनों लेफ्टी होने के बाद हम राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना रहे, तो ओडीआई में हम राइट और राइट का कॉम्बिनेशन क्यों बना रहे जबकि हमारे 3 बैटर्स राइट ही है टॉप ऑर्डर में, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली तीनों राइट ही है टॉप ऑर्डर में, तो वहां पे हम लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना रहे। और ऐसी क्या मजबूरी है कि हम शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट का प्लेयर बोल रहे जबकि T20 में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नंबर 3 में वो बंदा आने को तैयार नहीं है, ओपनिंग उससे हो नहीं रही है, 3 फॉर्मेट का प्लेयर कैसे। हाँ, मुझे ये पता है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर दोनों ने बोला है कि गारंटी कुछ भी नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के वजह से बाकी प्लेयर्स का टाइम बेकार हो रहा है, बाकी प्लेयर्स का फॉर्म बेकार हो रहा है, क्या पता वो बाद में इस फॉर्म में ना हो और उनके करियर पे ये इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत मेजर क्वेश्चन था जो किसी ने नहीं पूछा। और जिस तरीके से बीसीसीआई ने युजवेंद्र चहल को इग्नोर करके रखा हुआ है वैसे ही हमारे जर्नलिस्ट ने करके रखा हुआ है। ना जिम्बाब्वे टीम में जगह मिली जबकि वो भी टीम से बाहर था, एक भी मैच युजवेंद्र चहल को नहीं मिला, स्टिल जिम्बाब्वे सीरीज में भी जगह नहीं मिली, अब श्रीलंका सीरीज में भी युजवेंद्र चहल को जगह नहीं मिली। युजवेंद्र चहल के करियर के साथ बीसीसीआई क्या कर रहा है ये किसी के भी समझ नहीं आ रहा और कोई भी पूछने को तैयार नहीं, कोई भी जर्नलिस्ट इस क्वेश्चन को रेज नहीं कर रहा। अब या तो यहाँ से युजवेंद्र चहल को एक स्ट्रॉन्ग पीआर पकड़ने की जरूरत है, अदरवाइज युजवेंद्र चहल भी बाद में जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद किसी पॉडकास्ट में ये कहते मिलेंगे कि उनके साथ जिस तरीके की पार्शियलिटी हुई है, उनको कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, उन्हें टीम में भी लेके जाते थे तो कभी मैचेस नहीं मिले, और वो उसको हम फिर क्या बोलेंगे कि किसी को डिफेम कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर ये सच है। तो इस बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है या फिर इस बात को लेके हमें वोकल होने की ज़रूरत है कि हम इस पे जितना क्वेश्चन कर सके हम करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें जगह मिले तो एटलीस्ट इन प्लेयर्स के बारे में हम बात करें जिनको बीसीसीआई परफॉर्मेंस देने के बाद भी इग्नोर कर रहा है। और श्रीकांत सर ने बहुत सही बोला है कि हर किसी का ज़ोडिएक साइन शुभमन गिल जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं, अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में जगह मिल रही है। और उसके बाद किसी ने भी इतने स्ट्रांगली ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि शुभमन गिल जिसकी तीनों फॉर्मेट में एक्चुअली जगह नहीं बन रही है वो तीनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन कैसे। हाँ ठीक है, हम फ्यूचर देख रहे हैं बट हम ये क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे या फिर हम इस स्टेप को क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि हमारा ओडीआई और टेस्ट का एक अलग कैप्टन हो, T20 का एक अलग कैप्टन हो। इस बार हमने ये किया तो है बट फ्यूचर में हम तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन चाहते, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन चाहिए? क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 फॉर्मेट में एक कैप्टन रखें और एक फॉर्मेट में अलग कैप्टन रखें? वो टीम भी अलग हो सकती है, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही कैप्टन हर जगह लेके चलो। और बीसीसीआई मुझे पता है कि ऐसा क्यों कर रही है, ताकि वो एक ही बंदे से डील करे, एक ही फ्रंट पे डील करे और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा बीसीसीआई एक कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, हमारा बीसीसीआई प्लेयर्स के कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। विराट कोहली ने जब ये बोला था कि वो कैप्टनसी नहीं करना चाहते, T20 या किसी तो फॉर्मेट की उन्होंने बोली थी, उसके बाद उन्हें उनसे कैप्टनसी ले ली गई थी। तो ये बहुत ही लेम रीजन है कि तीनों फॉर्मेट का हमें एक ही कैप्टन चाहिए, तीनों फॉर्मेट का एक ही वाइस कैप्टन बना दिया, जबकि T20 में जगह नहीं बन रही। बीसीसीआई जबरदस्ती घुसा के रखे हुए एक्स प्लेयर्स, फैंस, हर कोई ये बात कर रहा है और इसमें शुभमन गिल की गलती नहीं। शुभमन गिल के बारे में इतना बात करना या शुभमन गिल को इस तरीके से ब्लेम करना ये सही नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो बीसीसीआई की वजह से हो रहा है। आईपीएल में भी एक चीज हम समझना भूल गए थे कि हार्दिक पांड्या को इतना ब्लेम जितना मिला था उसमें मुंबई उतनी ही रिस्पॉन्सिबल थी। मुंबई इंडियंस को इतना बैकलैश नहीं मिला जितना हार्दिक पांड्या को मिला, तो मुंबई इंडियंस को भी उतना ही मिलना चाहिए था। और यहाँ पे अगर हम शुभमन गिल को बैकलैश देते तो शायद हम ही गलत है, क्योंकि ये सब कुछ कराने वाला, ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने वाला बीसीसीआई है, तो ब्लेम हमें बीसीसीआई को करना पड़े। और हमारे जर्नलिस्ट
ये अगर सही क्वेश्चन पुट ऑन करना शुरू करे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी और प्लेयर्स को भी बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। और सारे न्यूज़ चैनल दिन भर ये चला के रखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हो क्या रहा है, स्पेकुलेशंस क्या है, अंदर की खबर आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है, ये दिन भर यही चलाते हैं। उसके बाद जब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तब इन्होंने एक क्वेश्चन नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि इंडिया का स्टैंड क्या है। मुझे पता है कि वो बीसीसीआई का एरिया है, जय शाह उस पर अच्छा बोल पाएंगे, बट स्टिल अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ये दोनों बीसीसीआई से सेपरेट तो है नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया तो इनको भी होगा, तो ये एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर सकते थे। रियान पराग को लेके कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, शुभमन गिल को लेके कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि जब उनकी T20 में ही जगह नहीं बनती तो वो वाइस कैप्टन कैसे हैं, या फिर क्यों तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन बनाया जा रहा है, या फिर शुभमन गिल को ही क्यों ग्रूम किया जा रहा है, और भी प्लेयर्स है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जाने चाहिए थे बट नहीं पूछे गए। तो स्टिल जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए और उस पे मैंने बात कर दी है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे, या फिर आप लोगों के क्या क्वेश्चंस है जो आपको लगते हैं कि नहीं पूछे गए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो बारिश का मौसम आ चुका है और आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट एनिमल आपके घर के आसपास शेल्टर लेने आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें कुछ खाने को दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।